हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बेस्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, वो भी क्लास 11th की। मैंने एक वीडियो भी अभी अपलोड की थी जिसमें मैंने आप सबको ये बताया था भी अब मैं जो टॉपिक करवाने लगी हूँ वो है आइसोमेरिज्म। अभी तक मैंने जितने लेक्चर्स कवर करवाए थे वो सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर पे थे और होपफुली आपने नॉमेनक्लेचर समझ ली होगी। आज का वीडियो लेक्चर है आइसोमेरिज्म पे। अगर आपने नॉमेनक्लेचर कर लिया है तो जस्ट उसके अगला टॉपिक ही आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे जो कंसेप्ट मैं आपको बताती जाऊंगी आपने उसे अपनी नोटबुक में नोट करना है एंड आपने उसको रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक है तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ जो कि है क्लास 11th का टॉपिक आइसोमेरिज्म। इस पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और जहाँ मेरी वीडियो प्ले हो रही है उसके नीचे आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसे कि नाम बता रहा है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, हेडिंग डालेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखिए क्या होता है, बेसिकली हम जब डिफरेंट कंपाउंड्स को देखते हैं, देखिए मैं आपको बोलूँ भी मेरे पास क्या है, एक ये कंपाउंड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको पता है ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, याद कीजिए, है ना। और मैं आपको बोल रही हूँ एक मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। आपको मैंने दो कंपाउंड दिखाए, आप इस कंपाउंड को A कह दीजिए और इस कंपाउंड को B कह दीजिए या XY कुछ भी लेट कर लीजिए। मैं आपको बोलती हूँ भी मुझे बताइए क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या नहीं, और ये जो प्रोसेस शो कर रहे हैं, ये जो फिनोमिना शो कर रहे हैं, क्या वो आइसोमेरिज्म है या नहीं। तो इसी के हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म होता है जब आपके कंपाउंड्स का, डिफरेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, समझिएगा इस चीज़ को, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी छोड़िए, जब आपके कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन कहीं ना कहीं एक एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, वो कंपाउंड्स कहलाएंगे एक दूसरे के आइसोमर्स और वो फिनोमिना कहलाएगा आइसोमेरिज्म। समझिए फिर से, मैंने बोला मेरे पास कंपाउंड्स है, मान लीजिए मेरे पास ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स है, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहूँ डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, मैंने काउंट करना सिखाया हाइड्रोजन। अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है और कितने बॉन्ड ये बना पाएगा, 3 बॉन्ड, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, 3 और बना सकता है, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3। अब इस कार्बन को ले लीजिए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने बॉन्ड की कमी है, 2 बॉन्ड की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को ले लीजिए, एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है, कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने बॉन्ड्स की कमी है, 2 की, तो यहाँ पर भी H2 हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है और कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 और बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 होती है वैलेंसी, तो यहाँ 3 और। तो अब यहाँ पे मैं पूछूं कितने हाइड्रोजन है, 3 2 2 3, कितने हो गए, 10 हो गए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10, क्या हो जाएगा, C4H10। ऐसे इसका देख लेते हैं, आइए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये चौथा कार्बन। मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन को खोलना सिखाया था, पहले कार्बन आप मेंशन करेंगे, जितने भी एजेस हैं वहां पर क्या है, कार्बन लगा हुआ है, फिर हमने हाइड्रोजन लगाने हैं, तो अब इधर भी हाइड्रोजन लगाते हैं। आइए देखिए, इस कार्बन ने इधर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसकी बात कर रही हूं, एक बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड शो करने होते हैं। तो अगर ये 3 और दिखा सकता है तो इसमें क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा।
अब इस कार्बन को ले लीजिए, एक बॉन्ड ऊपर बनाए हुए हैं, एक इधर एक इधर, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं। टोटल कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बना सकता है, तो एक की कमी है तो CH हो जाएगा। अब इस कार्बन को ले लीजिए, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, टोटल कितने बॉन्ड्स चाहिए? 4 बॉन्ड्स चाहिए, तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, और इधर भी देखोगे तो 3 आ जाएंगे। अब इसका फॉर्मूला लिखूं, क्या होगा? देखिए C4H10, इसका भी सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना, लेकिन किसी ना किसी एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क आ जाना, वो कहलाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आप डेफिनेशन लिखोगे, देखो तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे। टाइप्स बताऊंगी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, डिफरेंट टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म के, स्ट्रक्चरल है, चेन है, रिंग है, मेटामर्स है, तो मैं सब बताऊंगी, टेंशन ना लीजिए। पहले सिर्फ फर्क समझिए, आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं एटलीस्ट वन, सिर्फ एक ही, ये नहीं भी 2 या 3, बहुत ज़्यादा हो सकता है 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, लेकिन एटलीस्ट वन, हमें मिनिमम एक ही चाहिए जिससे हम कह दे भी हाँ ये आइसोमर्स है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी में फ़र्क आएगा ही आएगा, लेकिन इसका जो हमारा वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आइसोमेरिज्म के अंदर द फिनोमिना ऑफ 2 or more compounds which have same molecular formula but different, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा but at least one different property। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसा फिनोमिना जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स के पास क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन उनकी एक प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं हमें फ़र्क देखने को मिलता है, तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोमेरिज्म की प्रोसेस कहलाता है। एंड लिखिएगा, एक और लाइन लिखिएगा, एंड द compounds which exhibit isomerism, जो कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप नोट कर सकते हो, इनके नीचे लिख लीजिएगा भी, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉपर्टी में फ़र्क आ जाता है, जिसके कारण ये क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। और इनके अंदर जो फिनोमिना हमें देखने को मिलता है वो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। सो यस स्टूडेंट्स, अब आती हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप्स आपको दिखा दी हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी भी वो भी फर्दर क्लासिफाई होता है। ठीक है, कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल में, तो वो मैं आपको बता दूंगी, वो टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम एक एक करके सारे को स्टडी करेंगे और इन डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला अभी हमने आइसोमेरिज्म को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नाम ही बता रहा है भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो आइए देखते हैं, इसके अंदर भी हम इसे फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं चेन आइसोमेरिज्म, जो कि पहली कैटेगरी है। सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो कि दूसरी कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी है मेटामर्स में। चौथी है फंक्शनल आइसोमर्स और 5वीं है टॉटोमर्स। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके इसकी टाइप्स को स्टडी करने वाले हैं, जिससे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम चलेंगे हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ। तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे चेन आइसोमेरिज्म माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से हेडिंग डालेंगे चेन आइसोमेरिज्म। अब खुद सोचिए चेन आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है।
हाँ जी, मैंने अभी आपको बोला आइसोमर्स क्या होते हैं। पहले तो हम वही लिखेंगे, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम मिलेगा ही मिलेगा, ये तो उसके अंदर कैटेगराइज है ना। आइसोमर वाली चीज तो इसमें होगी होगी। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन एटलीस्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है ना। यहाँ पर मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब चेन आइसोमर्स में भी यही होता है। चेन आइसोमर्स आइसोमर की टाइप है, ये कहती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, फर्क कहाँ आएगा, फर्क यहाँ आएगा भी इसका जो कार्बन का स्केलेटन होता है, कार्बन स्केलेटन इज डिफरेंट, कार्बन स्केलेटन इज डिफरेंट। इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ, या आप ये भी लिख लो, इसके ब्रैकेट में लिख लेना डिफरेंट पेरेंट चेन। अगर किसी स्टूडेंट को कार्बन स्केलेटन चीज समझ नहीं आ रही है तो ब्रैकेट में लिख लो डिफरेंट पेरेंट चेन। यानी कि अभी जो मैंने एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखाया था, दोबारा बना के दिखाती हूँ। देखो, मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल्स दिखाए थे, दो कंपाउंड्स दिखाए थे, ये 1 2 कार्बन कार्बन लगा देते हैं इन पे। अब मुझे ये बताओ, इसमें जो मेन पेरेंट चेन है, दोनों के अभी हमने लिखे थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या थे, C4H10, इसका क्या था C4H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अब पेरेंट चेन देखो डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पेरेंट चेन क्या है, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4। कितने पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम्स की है, पेरेंट चेन है 4 कार्बन एटम्स की। यहाँ कितने कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है, 1 2 और 3। सेकंड पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मानते हो, तो पेरेंट चेन कितने की है, 3 की है। तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स। दोबारा देखिए, चेन आइसोमर्स वो होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, फर्क कहाँ पर आएगा, इनकी चेन में फर्क आएगा, यानी कि इनकी पेरेंट चेन में। नाम से देखो, चेन आइसोमर्स मतलब चेन में फर्क आना। चेन में फर्क आने का मतलब कार्बन स्केलेटन डिफरेंट होगा। यहाँ 4 कार्बन का स्केलेटन है, यहाँ 3 कार्बन का स्केलेटन है, तो यहाँ पर मेन डिफरेंस आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब मैं आपके सामने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आती हूँ। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन चेन में फर्क है। अब हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट कार्बन से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम केस भी, हमारे कार्बन एटम कितने हैं, 1 है। अगर एक कार्बन एटम है तो आप उसका स्ट्रक्चर बना के देखिए। एक कार्बन एटम है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन और जुड़ सकते हैं, 3 जुड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। ठीक है, तो इसके साथ देखिए, अब एक कार्बन है तो ऑब्वियसली 4 वैलेंसी है तो 4 जुड़ सकता है। मैं गलती से 3 बोल बैठी, हाँ जी, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला एक कार्बन वाला है। अब इसको मैं बनाऊं तो क्या होगा, देखो ये होगा। क्या इसमें हमें कोई और ऐसा कंपाउंड देखने को मिल सकता है भी ये वाला कंपाउंड हम एक और तरीके से बना सकें, ऐसे ही बनेगा, इसके अलावा कोई और हमारा तरीका नहीं है इसे बनाने का। अब देखते हैं, तो यहाँ पर अब लिखोगे भी जो हमारा मीथेन है वो चेन आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं 2 कार्बन वाला। तो एल्केन लिखते हैं। देखिए 2 कार्बन वाले का क्या होगा, C2। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 C2H6। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो सिंपल होगा, 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर इधर इधर, या इसे आप इनडायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जैसे आपको कंफर्टेबल है। तो क्या मैं इसका कोई और स्ट्रक्चर बना सकती हूँ, नहीं बना सकती। सो इथेन ऑल्सो डू नॉट पार्टिसिपेट इन चेन आइसोमेरिज्म। मिथेन इथेन पार्टिसिपेट नहीं करते। अब चलते हैं 3 कार्बन एटम की तरफ। तो देखिए 3 कार्बन एटम में यहाँ पे देख लेती हूँ, नहीं इसको रेज ही कर लेते हैं, चलो थोड़ा वो हो जाएगा। हाँ जी, 3 कार्बन एटम का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताएंगे हम। सबसे पहले एल्केन के अंदर पुट करेंगे तो देखिए CnH2n+2, ये होता है फॉर्मूला एल्केन का। n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो इसको कैसे मैं लिख सकती हूँ, CH3 CH2 CH3। पक्का क्लियर है। क्या मैं इसका कोई और स्ट्रक्चर बना सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बना सकती। मतलब अगर मान लो मैं इस CH3 को ऊपर लिख दूँ तो भी एक ही बात है,
ठीक है। तो मतलब प्रोपेन जो है ये भी चेन आइसोमर शो नहीं करता। अब चलते हैं ब्यूटेन की तरफ। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, जब हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो, 4 हो। तो इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 4 पुट करते हैं, क्या होगा देखिए, C4H10 हो जाएगा, मानते हो। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4, C4H 2 × 4 8, 8 + 2 10, यानी कि C4H10। अब इसका स्ट्रक्चर देखो क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 CH3। एक तो मैंने ये बना दिया लॉन्गेस्ट चेन। अब मैं ये भी तो कर सकती हूँ भी, एक CH2 को यहाँ डाल दूँ, ऊपर लिख दूँ, देखो कैसे, CH3 CH3 CH2, मानते हो। ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। इस वे में मैंने 4 कार्बन एटम्स रिप्रेजेंट करे, इसमें भी तो मैं 4 ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने क्या किया, मिडिल वाले के ऊपर एक कार्बन पुट कर दिया। लेकिन मैं प्रोपेन में नहीं ऐसा कर सकती थी। मान लो मैं फर्स्ट वाले कार्बन एटम को सेकंड पे पुट कर दूंगी तो भी वो 3 की ऐसी रहेगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसके अकॉर्डिंगली जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन एटम की है, और यहाँ पेरेंट चेन देखिए 3 कार्बन एटम की है, और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे CH3 कर लीजिएगा, ठीक है, वैलेंसी पूरी करते चलेंगे, हाइड्रोजन देख लेना। तो यहाँ 3 की पेरेंट चेन है और सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लग गया, और यहाँ 4 की चेन है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला भी, ऐसे आइसोमर्स जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। अब इन दोनों को लिखोगे, इसका मतलब भी C4H10 है, इसका मतलब भी C4H10 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन चेन डिफरेंट है। यहाँ 4 कार्बन की चेन है तो यहाँ 3 कार्बन की चेन है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं भी ब्यूटेन से हमारी जो है चेन आइसोमर शुरू होते हैं, उससे पहले जो हमारा मिथेन, इथेन, प्रोपेन है वो चेन आइसोमर शो नहीं करते हैं। सो अब आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा, आपने जब हमारे कार्बन एटम 5 होते हैं, n की वैल्यू 5 होती है, उसके अंदर बताने हैं भी कितने चेन आइसोमर्स हैं। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे ये बताना है भी, अगर हम कार्बन एटम की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो कितने चेन आइसोमर्स हमें देखने को मिलते हैं। वीडियो को पॉज कर रही हूँ, उससे पहले इसे नोट कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको n = 5 वाला केस दे दिया। अब मैं ले रही हूँ n = 6 वाला केस। देखिए फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 6, तो क्या फॉर्मूला आएगा, C6H2 × 6 + 2, यानी कि C6H14। इतना क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। देख लो किसी को अगर डाउट है तो। n की वैल्यू 6 पुट करनी है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम यहाँ पर 6 लेके चल रहे हैं, n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा C6H14। अब मैंने आपको इसके अंदर बताना है, देखो मैं ये केस करवा रही हूँ 5 वाला, आप करोगे, कितने चेन आइसोमेरिज्म इसमें हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ध्यान से देखना, C6H14 का सबसे पहला, जब भी आप बनाओ ना, सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन बना दो, सबसे लंबी वाली, ठीक है। देखो कितने कार्बन है, 6, CH3 CH2 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 4 5 6। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये पूछता है मैम आपको कैसे पता CH3 के बाद CH2 आएगा, CH3 क्यों नहीं आएगा, तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताती हूँ। पहले आप 6 कार्बन लिख दो ऐसे, उसके बाद ना आप उसकी वैलेंसी पूरी करो। ये कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, कितने बना सकता है, और 3 बना सकता है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ये चीज सिखा रखी है मैंने, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अब ये मेरी सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होगी, ठीक है। इसकी कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो कितने कार्बन एटम की चेन है ये, 6 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने इसके अंदर बनाना है, देखो नेक्स्ट में इसको कैसे बना सकती हूँ, CH3 CH CH2 CH2 CH3। मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया एक CH3, सेकेंड पोजीशन पर मैं एक CH3 ले आई। अब मेरी जो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होगी वो क्या होगी, ये होगी। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। लेकिन इसका फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो फॉर्मूला तो यही होगा C6H14, क्योंकि 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 14, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस कार्बन एटम की पेरेंट चेन चेंज हो गई। यहाँ 6 यहाँ 5। अगला केस देखते हैं, अगला केस देखिए, CH3 C, हाँ जी, एक मैं केस ये ले सकती हूँ, इसको मैं रेज कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, देखिए एक केस में ये ले सकती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो मेरी पेरेंट चेन यहाँ क्या हो जाएगी, कितने कार्बन एटम की हो जाएगी, 1 2 3 4,
4 कार्बन एटम की पेरेंट चेन हो जाएगी। अब कई बार बच्चे भूल जाते हैं कैसे करना है, तो एक अच्छा तरीका ये है, अभी सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन निकाल लो, 6 की आ गई, उसके बाद ना कोशिश करो 5 की मतलब पेरेंट चेन बनाओ, फिर कोशिश करो 4 की बनाओ, फिर कोशिश करो 3 की बनाओ, ऐसे करना है। अब देखो, अब अगर मैं 3 की बनाने लगूँ डियर स्टूडेंट्स, तो 3 की जब मैं बनाने लगूंगी 3 की बनेगी नहीं, क्योंकि ये CH3 भी इधर लग जाएगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, एक और केस हो सकता है, आप क्या करोगे भी, जो हमने CH3 यहाँ लगाया आप इसको यहाँ लगा दोगे तो वो एक ही बात हो जाएगी, नंबरिंग उधर से शुरू हो जाएगी, या इस पे लगा दोगे तो वो भी एक ही बात हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझिए पहले, ठीक है। मान लो मैंने कहा भी सेकंड वाले स्ट्रक्चर में मैं CH3 हटा के यहाँ से यहाँ लगा दूँ, बात सेम ही हो जाएगी, नेमिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी, पहले यहाँ से शुरू हो रही थी वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑब्टेन होते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप है चेन आइसोमर्स। तो कितने चेन आइसोमर्स ऑब्टेन होते हैं, 1, 2 एंड 3, 3 ही ऑब्टेन होते हैं। बाकी आप जितने मर्जी बना लो, चाहे उधर CH3 लगा के, ऐसे तो बहुत सारे बना लोगे, लेकिन वो सिमिलर होगा इस स्ट्रक्चर के या इस स्ट्रक्चर के, ठीक है। इसलिए कितने चेन आइसोमर्स हैं, 3 हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आप में से कई बच्चे 6 बनाएंगे, लेकिन वो गलत होगा, ध्यान देना, उसमें से 2 तो आइडेंटिकल ही निकल आएंगे, 2 के पेयर्स आइडेंटिकल आ जाएंगे, ठीक है। तो उनकी नेमिंग करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा भी हाँ जी गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेन आइसोमर्स को स्टडी करते हैं। अब बाकी की जो टाइप्स हैं चेन आइसोमेरिज्म को छोड़कर, जितने भी हैं पोजीशन आइसोमर्स और जो मैंने मेटामर्स बोले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया भी, आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देखा हमने, जिसमें सबसे पहली टाइप हमने चेन आइसोमर्स के बारे में स्टडी किया। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और होमवर्क जरूर सॉल्व कीजिएगा। जब n की वैल्यू 5 पुट करती हूँ तो कितने चेन आइसोमर्स ऑब्टेन होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।